स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुरेश यादव आरजे क्लासेस उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपकी डिमांड के आधार पर मैंने एक फिर से नया वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से अभी पब्लिश किया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इसको हर एक सेगमेंट जो होता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एक सेगमेंट को छोड़ करके दूसरा देखते हैं तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा वीडियो, क्योंकि नोमेनक्लेचर है तो एक दूसरे से रिलेटेड भी है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें आप। आज का अपना टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके अंदर मेनली अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जो होती है मेनली दो प्रकार के होते हैं, अचक्रीय नॉन साइक्लिक और चक्रीय साइक्लिक। जो नॉन साइक्लिक जो होते हैं उनमें दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड संतृप्त और अनसैचुरेटेड असंतृप्त यौगिक। फिर उसके बाद में चक्रीय की बात करें तो चक्रीय दो प्रकार के होते हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय। विषम चक्रीय जो होते हैं वो फिर से दो प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। फिर उसके बाद विषम चक्रीय की बात करें तो फिर वो भी दो प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। बात इधर करते हैं अपन सबसे पहले कि संतृप्त जो यौगिक जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। और जो असंतृप्त यौगिक जो होते हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के मध्य। फिर उसके बाद में जो समचक्रीय और विषम चक्रीय की बात करें तो समचक्रीय वो होते हैं जिनमें बनने वाली श्रृंखला जो होती है वो समान प्रकार की समान संख्या में बनने वाली होती है कार्बन संख्या। और विषम चक्रीय का मतलब होता है कि उसमें दूसरे अन्य परमाणु जैसे कार्बन के साथ साथ में ऑक्सीजन नाइट्रोजन अन्य सभी परमाणु भी साथ में जुड़ते हैं तो उनको क्या कहते हैं अपन, विषम चक्रीय। सम चक्रीय भी दो प्रकार के हो सकते हैं, उसमें मेनली पहला है एलिफेटिक और दूसरा कौन सा है, एरोमेटिक। एरोमेटिक वे होते हैं जो एरोमेटिसिटी दर्शाते हैं और हक्कल नियम का पालन करते हैं। और एलिफेटिक यौगिक जो होते हैं वो आपस में किसी प्रकार से कोई एरोमेटिसिटी और हक्कल रूल का फॉलो नहीं करते हैं। इसी प्रकार से ये भी ऐसे ही है। अपन एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, मेनली वे कंपाउंड जिनमें जो प्रत्येक कार्बन जो होता है वह sp2 संकरित होता है, अर्थात उनकी संरचना जो होती है उसके अंदर कैसा हो, प्लेनर स्ट्रक्चर होती हो और रेजोनेंस दर्शाते हो। प्रत्येक जो पाई बॉन्ड जो होता है वो एक दूसरे से एकांतरित क्रम में हो और वो पाई इलेक्ट्रॉन जो आपस में डीलोकलाइज्ड हो, एक दूसरे से रेजोनेंस दर्शाए। साथ ही साथ में ये भी होना चाहिए कि इसमें हक्कल रूल का पालन करना चाहिए। हक्कल रूल क्या है, ये हक्कल रूल ये है कि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 1 2 3 4 तक हो सकती है, आगे भी हो सकती है। अब देखो बात करते हैं अपन इसके एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लेते हैं अपने पास में क्या है, ये बेंजीन है। बेंजीन में दे रखा है अपने कि इसके अंदर पहला जो रूल है वो क्या है कि क्या समतली संरचना है। तो समतली संरचना ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या इसका sp2 संकरण है। तो हाँ, sp2 संकरण देखने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए एक पाई बॉन्ड है और बाकी सब सिंगल बॉन्ड है। इसके लिए क्या हो गया, sp2 संकरण। इन सब का क्या हो जाएगा, sp2 संकरण। इसका मतलब क्या हो जाएगी, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई, समतली संरचना हो गई। समतली संरचना होने के बाद में अब देखते हैं क्या इस इक्वेशन को बैलेंस कर रही है। 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब क्या इस रिएक्शन को बैलेंस कर रही है। कब रिएक्शन को बैलेंस करेगी, जब n की वैल्यू कितनी रख दिया अपन, n की वैल्यू रख दिया अपन 1, तो कितना हो जाएगा 4n प्लस, या n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 × 1 + 2, तो कितना हो जाएगा टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या इस रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हक्कल रूल का फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें तो अपन इसमें क्या करें, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या sp2 संकरित कक्षक है सबके सब, ठीक है। ये बात करते हैं इसमें एक जो लोन पेयर होता है वो संकरण में भाग नहीं लेता, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ऐसी संरचना हो जाएगी। और प्रत्येक कार्बन जो होते हैं उसके अंदर कैसे हो जाएगी, sp2 संकरित कक्षक हो जाएगी। sp2 संकरण होगा, sp2 संकरण होगा, इसका मतलब प्लेनर हो गया। अब बात करते हैं क्या इस इक्वेशन को सही रूल फॉलो करता है, तो कितना हो जाएगा 1 2 and 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या इस रिएक्शन को फॉलो करेगा, जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 सेम इसकी तरह हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसके अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद में इधर बात करते हैं क्या सेम ये सी बात है, ऐसी बात है। इसके अंदर देखो एक सबसे बड़ी बात ये है, इसके अंदर दो लोन पेयर हैं जिनमें से कोई भी एक लोन पेयर इसके एक टाइम पर कोई भी एक लोन पेयर इसके अंदर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा, वो कंसीडर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा 1 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कब होंगे, तब इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना रख जाइए 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर लेगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एरोमेटिक है। अब देखो बात करते हैं इधर, ये सबसे पहली जो कंडीशन होती है क्या प्लेनर कंपाउंड है, जी बिल्कुल नहीं है प्लेनर कंपाउंड, क्योंकि sp3 संकरित कक्षक है सारे के सारे। कहीं पर भी अपने पास में ये इन दोनों में क्या हो जाएगा, sp3 संकरित कक्षक है। इन दोनों में कहीं पर भी अपने पास में ना तो डबल बॉन्ड है ना ही कोई एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है जिसकी वजह से ये प्लेनर हो सके। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये क्या है, प्लेनर ही नहीं है। फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे नहीं, क्योंकि प्लेनर नहीं है तो उसके बाद रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं इधर भी सेम वही कंडीशन है कि प्रत्येक कार्बन जो होता है वो कैसा है, sp3 संकरित है। इसका मतलब क्या प्लेनर नहीं है तो क्या हक्कल रूल का फॉलो नहीं करेगा और एरोमेटिक कंपाउंड भी नहीं होगा। फिर इसकी बात करते हैं आगे,
बात करते हैं इस तरह से नाइट्रोबेंजीन की। नाइट्रोबेंजीन में क्या ऐसी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो बात करते हैं अपन कितने क्या प्लेनर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल प्लेनर है। अगर इस ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे, प्लेनर। तो इसकी बात करें अपन आगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब n की वैल्यू कितने रखने पर ये बैलेंस हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखने पर ये कितना दे देगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हेक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात करें इसकी, तो इसमें क्या है, इसमें ये sp2 संकरित है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन ये क्या कौन सा है, sp3 संकरित कक्षक है। अब इसमें बात करें क्या इसमें रेजोनेंस है, नहीं है। रेजोनेंस तो है लेकिन साइक्लिक चक्रीय अनुनाद नहीं है, जो हक्कल नियम का पालन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। समझ आ गई बात, ये पूरा एरोमेटिसिटी है। अपना नामकरण, नेमिंग बात करते हैं पर नामकरण जो होता है, जो हाइड्रोकार्बन है या कार्बनिक यौगिक जो है उनका मेनली 3 तरह से नामकरण किया गया है। पहले जो था वो रूढ़ पद्धति, दूसरा उसके बाद में व्युत्पन्न पद्धति, और फिर उसके बाद में है IUPAC पद्धति। रूढ़ पद्धति जो थी वो कोई साइंटिफिकली नहीं था, उसके अंदर जिसको जहाँ से प्राप्त किया गया उसका वैसे ही नाम दिया गया है। जैसे मेथेन जो होती है उसको मार्स गैस नाम दिया गया है, क्योंकि दलदल से प्राप्त होती है और दलदल को क्या कहते हैं अपन, मार्स, इसीलिए क्या नाम दिया गया, जहाँ से उत्पन्न किया गया है, जिस यूज आता है उसी के अकॉर्डिंग उसको नाम दे दिया गया। इसीलिए क्या है ये जो COOH जो है उसको फार्मिक अम्ल नाम दिया, क्योंकि ये फार्मिका जो चीटी होती है उससे प्राप्त होता है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, फार्मिक एसिड। ये जो पद्धति है वो उन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है जिन चीज़ों से उनको प्राप्त किया गया हो या फिर उनके यूज आ रही हो। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये मेथिल CH3OH जो होते हैं उसको कास्ट स्पिरिट कहा गया है, क्योंकि लकड़ी से उत्पन्न की गई है। फिर उसके बाद में जो होती है वो लैक्टिक एसिड, ये लैक्टम होता है, इससे प्राप्त होती है, तो इसको क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड कहा गया। फिर उसके बाद में करते हैं अपन व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में किसी भी एक को जनक मान लेते हैं और उससे सब्स्टिट्यूट होते हैं उसके आधार पर उसका नाम रखते हैं। जैसे ये मेथिन जो होता है इसको अपन ने क्या माना है, जनक माना, और जनक के बाद में अब देखो इसका नाम कैसे लिखते हैं, मान लेते हैं कि ये अपने पास में कोई एक फिक्स कंपाउंड है मेथेन, इसको जनक मान लिया और उससे साथ वाले। अब जैसे मान लेते हैं कि अपन ने इसको इसका जनक मान रखा है, जैसे ये वाला इसका जनक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा मेथिल, ये एथिल समूह हो गया, और ये कौन सा हो गया, मेथिल। समझ में आ गई बात, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल। ये पहले आएगा एथिल, फिर उसके बाद में ये मेथिल, और इसको क्या कहा है अपन ने यहाँ पर, मेथिल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, किसी भी एक कंपाउंड को जनक मान करके और उसके सब्स्टिट्यूट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रख देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं अपन, ये जो है उसको क्या कहा है, एथिलीन, इसको जनक कहा गया है, तो ये एथिलीन ये जनक ग्रुप हो गया। तो अब क्या होगा, डाई मेथिल एथिलीन, नाम क्या हो जाएगा, ये मेथिल समूह हो जाएगा, ये मेथिल समूह हो जाएगा, तो दो मेथिल समूह क्या लिखेंगे अपन, डाई मेथिल एथिलीन, ये इसका नाम हो गया। क्योंकि अपन ने ये जनक माना है, व्युत्पन्न पद्धति में किसी एक का व्युत्पन्न मानते हैं, ये माना गया है कि ये कंपाउंड जो है वो इसके ऐड से ये कंपाउंड बना है, तो इसीलिए इसको जनक मान के इसको क्या कर दिया अपन ने, इसका नाम लिख दिया। तो ये जनक कौन सा सिस्टम हो गया, ये, और इसके साथ में ये दो मेथिल समूह जुड़े हुए, तो इसके लिए क्या लिख दिया अपन ने, डाईमेथिल एथेन। फिर उसके बाद में इसको क्या रखा है इसने, एसिटिलीन, इसको एसिटिलीन रखा है, उसके से सब्स्टिट्यूट होंगे, उसी के आधार पर क्या हो जाएगा, ये इसके आगे वाले सब्स्टिट्यूट होंगे। डिस्कस किया है नामकरण, और नामकरण में दोनों पद्धतियां अपन डिस्कस की हैं, रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति। अब नेक्स्ट जो होगा अपने IUPAC पद्धति। अभी तक जो दोनों पद्धतियां थी, रूढ़ और व्युत्पन्न पद्धति, उनका कोई खास वेटेज नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। इससे पहले भी ये दोनों रिजेक्ट कर दी गई है, इसीलिए IUPAC नेमिंग की गई। और IUPAC नेमिंग के कुछ रूल्स हैं जिनको अपन पढ़ेंगे, उससे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्रियात्मक समूह। बात करें अपन क्रियात्मक समूह की, क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, यही इनकी वरीयता क्रम है। सबसे पहले ये, फिर उसके बाद में ये, इसी प्रकार से इसकी वरीयता क्रम है। अब देखो समझाने की इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बस जो याद करना है कि ये क्रियात्मक समूह होता है, इसका नाम होता है, ये पूर्वलग्न होता है, ये अनुलग्न होता है। समझने की केवल एक ही बात है कि मैंने यहाँ पर दो चीज़ लिखी है स्लैश, ये और ये। इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि किसी श्रृंखला में ये कार्बनिक समूह का कार्बन जो होता है, जो इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो होता है, अगर ऐड हो रहा है तो पूर्वलग्न कौन सा काम आएगा, बाद वाला। और अगर इसके अंदर ऐड नहीं हो रहा है कार्बन श्रृंखला के अंदर, तो उसका कौन सा आएगा, पहले वाला। इसी प्रकार से अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं अनुलग्न की बात करें, तो अनुलग्न में भी अगर कार्बन श्रृंखला में इस कार्बन को ऐड कर रहे हैं तो पहले वाला, ध्यान रखना सभी के अंदर ऐसी कंडीशन है, पहले वाले का यूज करते हैं। अनुलग्न कौन सा लगाएंगे, अगर मान लेते हैं कि कार्बनिक समूह जो ये वाला है, फंक्शनल ग्रुप जो है, इसका अगर श्रृंखला में चयन नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे इसका,
ओइक अम्ल है। और अगर यही मान लेते हैं कि किसी श्रृंखला में ऐड हो गए और इस श्रृंखला में इसका नाम नंबरिंग हो रही है, तो उस दौरान इसका क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। बस ये बात समझाने की है। एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर देना चाह रहा हूँ मैं। इसी प्रकार से ऐसा है, यहाँ पर देखो क्या है, एस्टर है। एस्टर है जो इसमें क्या हो सकता है, ये कार्बन जो है श्रृंखला के साथ में नंबरिंग में ऐड भी हो सकता है और नंबरिंग के साथ में ऐड नहीं भी हो सकता है। अगर नंबरिंग के साथ में ऐड नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे अपन, ये इसका पूर्व लग्न होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है। फिर उसके अगर बाद में अगर मान लेते हैं कि इसी ग्रुप को अगर नंबरिंग में ऐड कर लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे, सल्फेनॉइल ऑक्सी, ऐसा कुछ कहेंगे, एल्कोक्सी एल्केनॉइल ऑक्सी कहेंगे इसको। इसी प्रकार से ये वाला है एसिड हैलाइड। अगर एसिड हैलाइड में इसका ग्रुप जो होता है ऐड हो गया है, अगर ये वाला कार्बन जो होता है उसके अंदर ऐड हो गया तो इसका कोई पूरा लगन होगा नहीं। और अगर मान लेते हैं कि सॉरी ऐड नहीं हुआ तो इसका कोई पूरा लगन होगा नहीं। और अगर ऐड हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, हेलोकार्बोनिल। इसी प्रकार से ये ध्यान रखना, ये जो डबल डबल लिखे हुए हैं किसी एक के नाम नहीं है ये अगर कार्बनिक श्रृंखला का यूज नंबरिंग में अगर आ रहा है तो क्या करेंगे, सेकंड वाला यूज करेंगे, और नंबरिंग में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट वाला यूज करेंगे। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी सबके पूरा लगन और अनुलग्न आपको याद रखनी ही है, इसमें कोई खास ज्यादा समझाने की बात नहीं है। नेक्स्ट जो ग्रुप आते हैं वो देखें आप, ये आइसोनाइट्राइल, फिर उसके बाद में एल्डिहाइड, फिर उसके बाद में कीटोन, फिर एल्कोहल, फिर थायोअल्कोहल, फिर उसके बाद में ईथर, फिर उसके बाद में एल्कीन और फिर उसके बाद में एल्काइन। अब देखो बात समझने की ये है, यहाँ पर भी सेम वही बात है। अगर कार्बन को इंक्लूड कर रहे हैं तो उसकी क्या होगा, सेकंड वाला अपन पूर्व लग्न या अनुलग्न यूज लेंगे। और अगर ये ऐड नहीं कर रहे हैं, अगर उसको नंबरिंग में ऐड नहीं कर रहे हैं कार्बन को, तो उसमें क्या कहेंगे, फर्स्ट वाले को ऐड करते रहेंगे अपन। इस प्रकार से कहेंगे। इससे और अच्छा अपन समझ पाएंगे जब इनके एग्जाम्पल को देखेंगे, आराम से करेंगे, इनका नामकरण करेंगे एक एक का, तब और अच्छे से समझ पाएंगे। इसका अभी तक यही है कि 1 से लेकर 15 तक अपने को इसी सीरीज में याद होना चाहिए, क्योंकि ये वरीयता क्रम है इनका, इसीलिए इनको स्टार्टिंग से लेकर के और ये लास्ट 15 तक आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं आईयूपीएससी। अभी तक अपन 3 पद्धति की बात कर रहे थे, रूट पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और आईयूपीएससी। आईयूपीएससी के अंदर बात कर रहे हैं अपन, सबसे पहले इसको निम्न पद में अपन कंप्लीट करेंगे। पहला होगा श्रृंखला का चयन, लॉन्गेस्ट चेन का अपन सिलेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद में अंकन करेंगे और उसके बाद में फिर नामकरण। इस प्रकार से ये तीनों स्टेप जो होंगे उसमें अपना नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। ये अपन बात करते हैं आईयूपीएससी सिस्टम के फर्स्ट जो पद है उसकी बात करते हैं, श्रृंखला चयन पद। और उसमें श्रृंखला में वो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का अपन चयन करते हैं। अगर मान लेते हैं कि 2 से या अधिक जो कार्बन श्रृंखलाएं हों जिसमें कार्बन के नंबर समान आ रहे हों, तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसके अंदर प्रतिस्थापी की संख्या ज़्यादा आ रही हो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि अगर कार्बन की संख्या समान आ रही हो, फिर उसके बाद में प्रतिस्थापी देखते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन इसमें गिनते हैं तो कौन सी आएगी, ये वाली आ जाएगी। कितने कार्बन की है ये, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की होगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखें आप, फिर उसके बाद में सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर ये वाली हो जाएगी। कितने कार्बन की है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इससे बड़ी कार्बन श्रृंखला यहाँ पर नहीं है। अगर मान लेते हैं कि इसमें इतने कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन से 7 कार्बन के समान ही अगर दूसरी श्रृंखला और बन रही होती तो उसको वेटेज देते, पहले उसको देते जिससे प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा होती। इसी प्रकार से इसमें अगर 9 कार्बन की श्रृंखला कोई दूसरी बन रही होती तो पहले किसको देते अपन, जिसके अंदर प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा होती। सेकंड पद है वो क्या है, श्रृंखला का अंकन। अब उस श्रृंखला का अंकन करते हैं जिसके सबसे पहले अपन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उस श्रृंखला का अंकन करते हैं, उस तरफ से अंकन करते हैं जिस तरफ से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। जैसे मान लेते हैं अपने पास में क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। अब या तो इधर से भी कर सकते हैं या फिर इधर से भी कर सकते हैं। इधर से करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो इधर से भी कर सकते हैं अपन। अब दोनों तरफ से क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो इस कार्बन को भी सेकंड नंबर मिल रहा है, इधर से आने पर इस कार्बन से इसको भी आने पर कितना मिल रहा है, सेकंड। प्रतिस्थापी कौन हुआ, एक तो ये वाला प्रतिस्थापी हुआ और एक ये प्रतिस्थापी हुआ। अब इधर से अंकन कर रहे हैं तो इस प्रतिस्थापी को कितना मिल रहा है, 2, और इस प्रतिस्थापी को कितना मिल रहा है, 4। तो और इधर से अंकन करते हैं तो क्या होगा, इस प्रतिस्थापी को कितना मिल रहा है, 2, और इसको कितना मिल रहा है, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक मिले। तो इधर से जाने पर दोनों इन प्रतिस्थापियों में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर किससे परिवर्तन हो रहा है, इधर से जाने पर इसको ज्यादा अंक मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहा है, और इधर से आने पर कितना मिल रहा है, 3। तो कौन सा नंबरिंग सही रहेगा, ये वाला, और ये वाला गलत हो जाएगा। फिर से देख ले एक बार क्यों गलत है, नीचे वाला और ऊपर वाला क्यों सही है। इधर से अंकन करते हैं तो प्रतिस्थापी नंबर 1, प्रतिस्थापी नंबर 2 और प्रतिस्थापी नंबर 3। प्रतिस्थापी नंबर 1 जो है इसको कितना नंबर दे रहे हैं, 2 नंबर आता है। 2 को कितना दे रहे हैं, 4 नंबर आता है, और 3 को कितना दिया जाता है यहाँ पर
5 नंबर दिया जाता है। जब ऊपर वाले के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट वाले को कितना दिया जाता है, इसको सेकंड नंबर, और इसको कितना दिया जाता है, थर्ड, और इसको कितना दिया जाता है, 5। तो इसका मतलब 2 और 5 तो कॉमन है दोनों तरफ से, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, चेंज किस में आ रहा है, इसमें। इधर से करते हैं तो इसको 4 नंबर आ रहा है, और इधर 4 नंबर आ रहा है, और इधर से करते हैं तो इसको कौन सा नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है। तो इसीलिए कौन सा नंबरिंग सही रहेगा, ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना, अगर मान लेते हैं कि नंबरिंग करते टाइम पे दोनों तरफ से अगर समान प्रतिस्थापी होते हैं, उनको समान नंबर मिल रहा हो, तो उसके बाद में किसके आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर क्या करते हैं, उसका नंबरिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अपने पास में ये है, तो इसमें क्या आ रहा है, प्रतिस्थापी कौन है, एक तो ये प्रतिस्थापी और एक दूसरा कौन सा है, ये दोनों प्रतिस्थापी है। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट टाइम पे इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ, तो क्या करूँगा मैं, 1 2 3 4 एंड 5 इधर से नंबरिंग करूँगा तो मैं क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। प्रतिस्थापी को इधर से जाने पर भी सेकंड नंबर मिल रहा है और इधर से आने पर भी सेकंड नंबर मिल रहा है। इधर से जाने पर इसको सेकंड और इसको कौन सा मिल रहा है, फोर्थ। इधर से जाने पर इसको कौन सा मिल रहा है, सेकंड और इसको फोर्थ मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ से, इधर से करो चाहे इधर से, दोनों तरफ से नंबरिंग अंकन करने पर क्या मिल रहा है अपने को, दोनों तरफ से प्रतिस्थापियों को समान नंबरिंग मिल रही है। अब देखो, अगर ऐसी कंडीशन अपने सामने क्रिएट हो जाती है तो किस तरफ से अंकन को सही माना जाएगा, उस तरफ से अंकन को सही माना जाएगा जहां पर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर आ रहा हो। तो पहले CH, क्लोरो कहाँ से स्टार्ट होगा, C से, और ब्रोमो कहाँ से स्टार्ट होगा, B से। तो B पहले आता है ऑब्वियसली, तो क्या होगा, ये वाली नंबरिंग सही होगी, ये वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपने, इसके बाद में क्या होगा, जैसे लॉन्गेस्ट चेन अपने सेलेक्ट कर ली, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। फिर उसके बाद में नंबरिंग में इधर से कर रहा हूँ, पहले इधर से करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। फिर उसके बाद में उधर से नंबरिंग करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो, इधर से नंबरिंग करने पर क्या हो रहा है, 2 2। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है, 3, और इधर से नंबरिंग करने पर क्या आ रहा है, 2 3 3, ऐसा कुछ आ रहा है। तो इधर वाली नंबरिंग में प्रतिस्थापियों को कितना नंबर दिया जा रहा है, 2 2। इसका मतलब यहाँ पर जो अपन अंग्रेजी वर्णमाला उसका यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे अपन, प्रतिस्थापी। जो अपन फर्स्ट रूल था अपना वो क्या था कि नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जहां पर प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक मिलता हो, और तो यहाँ पर प्रतिस्थापी कितने हैं, 2, और दोनों को न्यूनतम अंक मिला है। तो क्या हो जाएगा, इधर वाले ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी और ये वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से फिर से ध्यान रखें, उस सबसे पहले अपन नंबर ऑफ इस प्रतिस्थापी को नंबर देखेंगे, फिर उसके बाद में क्या देखेंगे उसके कि कौन से साइड से जो है उसको न्यूनतम अंक मिल रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं असंतृप्त यौगिकों के नामकरण की। तो सबसे पहले उसका श्रृंखला चयन करते हैं अपन। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड, उस लॉन्गेस्ट चेन का चयन करते हैं जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित हो। जैसे मान लेते हैं अपने पास में सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ये उपस्थित है, लेकिन इसके अंदर तो क्या नहीं आ रहा, मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा। तो इसीलिए इस श्रृंखला का चयन अपन नहीं करेंगे। कौन सी श्रृंखला का चयन करेंगे, जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा आ रहे हों या मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हों। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कितने नंबर की होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो हो गई 8 कार्बन की, और दूसरी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर 6 कार्बन वाली जो है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे बजाय 8 कार्बन वाली की। 8 कार्बन वाले को क्यों अपन ने प्रेफरेंस नहीं दिया, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित नहीं है, जबकि 6 कार्बन वाली के अंदर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित हैं। फिर उसके बाद में अगर मान लेते हैं दूसरा है, मल्टीपल बॉन्ड की संख्या समान होने पर श्रृंखला का चयन किया जाता है जहाँ से प्रतिस्थापी अधिकतम हो। जैसे मान लेते हैं अपने पास में ये क्या है, प्रतिस्थापी है, मेन चेन जो होती है अपन ने ये सिलेक्ट कर ली, कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी अपनी कौन सी श्रृंखला बन सकती है, ये वाली तो बन सकती है। तो ये कितने कार्बन की हो जाएगी अपने पास में, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी अपनी, ये वाली नहीं होगी। दूसरी बात और ये है कि यहाँ पर इधर से करते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं, और इधर वाली का अगर चयन करते हैं तो भी क्या आ रहे हैं, 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं। लेकिन कौन सी में, इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा, इसमें कार्बन की संख्या कम है, इसीलिए कौन सी श्रृंखला का चयन करते हैं अपन, इसका। तो ध्यान रखें, इसका पहला जो रूल है वो क्या है, उस सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित हों। और दूसरी जो कंडीशन है उसमें अगर मल्टीपल बॉन्ड दोनों तरफ समान आ रहे हों तो उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो। नेक्स्ट है अपना क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण। जो फंक्शनल ग्रुप अपन ने 15 पढ़े थे उनसे रिलेटेड दूसरे कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं, सबसे पहले उनका अंकन करते हैं। अंकन करते टाइम पे सबसे पहले उस तरफ से अपन उस श्रृंखला का चयन करेंगे, सबसे पहला है श्रृंखला चयन। तो श्रृंखला चयन उसका करेंगे जिसके अंदर मुख्य क्रियात्मक समूह जो अपन ने 1 से लेकर के 15 तक किए थे उनका वो आ रहे हो। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड, बहुबंध उपस्थित हो। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे
इससे पहले अपन क्या देखते आ रहे थे, नंबर ऑफ कार्बन, उस लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे अपन, सबसे पहले कि उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसके अंदर क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह हो, फिर उसके बाद में क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन हो, और फिर उसके बाद में प्रतिस्थापी हो। ये वाली कंडीशन तो अपन ने पहले देख ली थी कि नंबर ऑफ कार्बन, दूसरा प्रतिस्थापी। लेकिन फंक्शनल ग्रुप वाले में आएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, मुख्य क्रियात्मक समूह, फिर क्या देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, फिर इसी प्रकार से अपन उनका अंकन की बात करते हैं। अंकन में भी क्या होगा, सबसे पहले उस तरफ से अंकन करेंगे जिस तरफ मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले, फिर उसके बाद में क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिले, फिर उसके बाद में प्रतिस्थापी को। अगर प्रतिस्थापी एक से अधिक हों और उसके बाद में अगर समान नंबर पर आ रहे हों दोनों तरफ से, तो उस तरफ से अपन अंकन करते हैं जिस तरफ से अपन अल्फाबेट जो है वो उसमें उसके ऑर्डर में आ रहे हो। तो देखो आप इसमें पहले अपन क्या करते थे, जो श्रृंखला का अंकन करते थे वो अंकन किस तरह से करते थे, सबसे पहले उस तरफ से करते थे जहां पर प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। लेकिन यहाँ पर किसको न्यूनतम अंक दे रहे हैं अपन, सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह, फिर उसके बाद में किसको दे रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद में किसको दे रहे हैं, प्रतिस्थापी को। वहां पर अपन बात कर रहे थे कि प्रतिस्थापी समान कंडीशन पर आने पर अपन क्या कर रहे थे, अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब ये तीन कंडीशन सेम आ रही हो, फिर उसके बाद में अल्फाबेट को लेंगे। वहां पर क्या कर रहे थे अपन, केवल प्रतिस्थापी लेते ही उसका अल्फाबेट देख रहे थे। और यहाँ पर क्या करेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर उसके बाद में प्रतिस्थापी, और फिर उसके बाद में अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला का यूज करेंगे अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पहला क्रियात्मक समूह ले रहे हैं अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कुछ इस तरह से, अगर मान लेते हैं पहला जो है वो, अगर क्रियात्मक समूह का कार्बन जो है उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आ रहा है तो उसका पूर्वलग्न क्या होगा, कुछ भी नहीं, और उसका अनुलग्न क्या होगा, सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। अगर मान लेते हैं कि उसको लॉन्गेस्ट चेन के अंदर इंक्लूड नहीं कर रखा है इस कार्बन को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पूर्वलग्न कार्बोक्सी, और अगर उसको अनुलग्न क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, सबसे लॉन्गेस्ट चेन श्रृंखला का चयन कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करिए अपन ने, उसके अंदर अपन उस कार्बन को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला। तो इसका पूर्वलग्न नहीं होगा, क्या होगा, अनुलग्न। तो क्या होगा, नंबरिंग किधर से करूँ, इधर से या इधर से, तो किधर से होगी, इधर से, क्योंकि क्रियात्मक समूह को क्या नंबर देंगे, फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, 3 को क्या कहेंगे, प्रोपेन, और सफिक्स क्या लगा देंगे अपन उसके, ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से इसको समझने की कोशिश करें। अब देखो इसकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी, ये वाली। लेकिन अपन फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ऐड हो। तो इसको हटा कर क्या करेंगे अपन, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे। तो इस लॉन्गेस्ट चेन में क्या हो जाएगा, इस तरह से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, तो इधर से करेंगे कि तो मुख्य क्रियात्मक समूह को फर्स्ट नंबर आ रहा है, और इधर से करेंगे तो क्रियात्मक समूह को लास्ट नंबर आ रहा है। तो कौन सा नंबरिंग सही रहेगा, ये वाला। तो किधर से देंगे, 1 2 3 4। अब देखो क्या है, सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, प्रतिस्थापी। तो पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2, प्रतिस्थापी कौन है, मैथिल, 2 मैथिल, और कितने नंबर पे कार्बन इसके अंदर ऐड है, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही। तो क्या करेंगे, कितने, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड कर देते हैं अपन इसको। प्रोपेन तो हो जाएगा इसको, सॉरी ब्यूटेनोइक एसिड है ना, 4 है तो 4 को क्या लिखेंगे अपन, ब्यूटेन, और ये क्या आ जाएगा, ओइक एसिड। तो क्या लिख देंगे अपन इसको, 2 मेथाइल 1 2 मेथिल, और क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। इसी प्रकार से इधर चले अपन, इधर चलेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, एक तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है, और एक कौन सी है, ये वाली। तो वह लॉन्गेस्ट चेन अपन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर मुख्य क्रियात्मक समूह को भी ऐड किया जा रहा हो। तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से। तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई, तो 7 को क्या कहेंगे अपन, हेप्टेन कहेंगे अपन। हेप्टेन कहेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, 1 2 3 4 5, और ये कौन सा हो जाएगा, 6। तो अब इन दोनों को लिख देंगे पहले अपन। तो क्या लिखेंगे, क्लोरो पहले आता है कि ब्रोमो, तो ब्रोमो पहले आता है, तो क्या लिखेंगे, 6 ब्रोमो। क्या इससे पहले एक प्रतिस्थापी और भी है, एथिल समूह है, तो एथिल उसके बाद में आएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 ब्रोमो 5 क्लोरो और एथिल, कितने पर, 1 2 2 एथिल, और कौन सा हो जाएगा, हेप्टेन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ओइक एसिड।
तो नाम क्या हो जाएगा 6 ब्रोमो 5 क्लोरो 2 एथिल हेप्टेन ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 6 ब्रोमो 5 क्लोरो 2 एथिल हेप्टेन ओइक एसिड। अब देखो इसकी बात करते हैं आगे। इसमें क्या है लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है, लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज अपन नहीं करेंगे क्योंकि इसको ऐड करते हैं तो ये भी वही कंडीशन है और एक साथ सभी को ऐड करना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसको हटा करके कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, कुछ इस तरह से करते हैं कि ये वाली जो है ये किसी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे अपन यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला बन जाएगी और कार्बन को चूंकि अपन इसमें ऐड नहीं कर रखा है, नंबरिंग में इस श्रृंखला में ऐड नहीं कर रखा है, तो कौन सा आ जाएगा सेकंड वाला। और सेकंड वाले में ये कौन सा आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा लगन क्या पूरा सफिक्स क्या आ जाएगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन 1 2 3 किधर से भी कर लो सेम बात है। तो क्या करेंगे अपन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गई बात। अब या तो इसको ऐड करके भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन वो नाम थोड़ा ज्यादा कम बेटर होगा बजाय इसके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सल्फोनिक एसिड की। ग्रुप हो जाएगा कौन सा SO3H, प्रीफिक्स क्या होगा सल्फो और सफिक्स क्या हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर इसको श्रृंखला से हमेशा बाहर ही रखेंगे क्योंकि इसमें कार्बन इंक्लूड नहीं है, इसीलिए श्रृंखला से हमेशा बाहर ही रहेगा। तो सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी और किधर से अंकन करेंगे, जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह है जुड़ा हुआ हो। तो क्रियात्मक अंकन कौन सा हो जाएगा 1 2 3। तो क्या लिखेंगे अपन 1 प्रोपेन 3 कार्बन तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, और उसके बाद में क्या है सल्फोनिक अम्ल, तो उसका क्या यूज करेंगे सफिक्स यूज करेंगे मुख्य क्रियात्मक समूह का। तो क्या हो जाएगा 1 सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड। फिर उसके बाद में इधर देखें तो क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी ये वाली। अब डाउट हल्का सा ये आ रहा होगा कि सर अपन मुख्य क्रियात्मक समूह से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे। तो अपन सबसे पहले क्या है उस लॉन्गेस्ट चेन का श्रृंखला का चयन करते हैं जिसके अंदर क्रियात्मक समूह भी आ रहा हो। तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें भी आ रही है तो इसमें भी आ रही है, तो क्यों ना अपन लंबे कार्बन वाली कर ले। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन 4 किए तो क्या हो जाएगा प्रोपेन और क्या हो जाएगा 2 सल्फोनिक एसिड। एक बार फिर से समझ लें, यहाँ पर क्योंकि इसका कार्बन नहीं है इसीलिए इसकी यहाँ से नंबरिंग नहीं की है। उस लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह को कम अंक मिल रहा हो। इधर से अंकन करेंगे तो कौन सा आएगा 3 नंबर पे और इधर से कितने पे आ रहा है 2 नंबर पे, इसीलिए नाम क्या है इसका प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। इधर चलते हैं अपन, इधर चलते हैं तो 2 मुख्य क्रियात्मक समूह आ गए यहाँ पर, लेकिन मुख्य क्रियात्मक समूह तो एक ही आता है। अपन जो बात हुई थी पहले 15 क्रियात्मक समूह में सबसे पहले कौन आ रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर आ रहा था, इसीलिए वरीयता में जो सबसे ऊपर आता है उसको क्या कर देते हैं अपन मुख्य क्रियात्मक समूह, और उसके बाद वाले सबको क्या कर देंगे अपन प्रतिस्थापी मान लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा प्रतिस्थापी, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या बन जाएगा प्रतिस्थापी बन जाएगा। तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इस क्रियात्मक समूह में कार्बन इंक्लूड है इसीलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर देंगे। तो इस लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे तो कितने की हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6 कितने हो जाएगी हेक्सेन वाली। तो अब देखो आप प्रतिस्थापी कौन सा हो जाएगा सल्फो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एथिल। तो क्या हो जाएगा इसको लिखेंगे क्या 1 2, तो क्या हो जाएगा 2 एथिल और 5 सल्फो 5 सल्फो हेक्सेन और आगे क्या आ रहा है ओइक एसिड। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह यहाँ पर प्रतिस्थापी हो गया क्योंकि ये वरीयता में क्या आ रहा था सल्फोनिक एसिड से ऊपर आ रहा था। तो कौन आ जाएगा मुख्य क्रियात्मक समूह ये हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा 2 एथिल। 2 कंडीशन पे क्या लिखा हुआ है एथिल समूह। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है 5 सल्फो, 5 कंडीशन पर क्या है सल्फो। फिर उसके बाद में हेक्सेन ओइक एसिड। समझ में आ गई बात। ये बात करते हैं अपन नेक्स्ट है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड को कैसे लिखते हैं COOCU। फिर उसके बाद इसका प्रीफिक्स कुछ होता नहीं है, सफिक्स 2 होते हैं एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक। इसकी बात करें अपन तो मेनली जो एनहाइड्राइड होता क्या है ये एसिड 2 एसिड के अणु में से एक जल का अणु बाहर निकालने पर बनने वाला है। तो अपन इसका नाम भी इसी तरह से लिखते हैं कि जिन एसिड से बना होता है उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम लिख देते हैं। जैसे देखते हैं अपन
ये वाला मान लेते हैं अपने पास में एसिड है। कौन सा एसिड से बना होगा, इसके दो टुकड़े करें, H2 जल का अणु जोड़ने की कोशिश करेंगे तो किस तरह से जोड़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, समझ में आ गई बात। तो कौन सा हो जाएगा यार, मेथेनोइक एसिड से बना होगा, समझ आ रही बात। तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। नाम क्या लिखेंगे इसका, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। किसका एनहाइड्राइड है ये, मेथेनोइक एसिड का। तो क्या लिखेंगे, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। सेम इसी तरह से क्या होगा, इसमें अगर H2O जल का अणु अगर ऐड करूँ तो क्या कंडीशन हो जाएगी, इसकी भी कुछ इस तरह से होगी कंडीशन, ये वाली। तो ये किससे बना होगा, ये और ये ब्यूटेनोइक एसिड से बना होगा। तो इसको क्या लिखूंगा अपन, सॉरी एथेनोइक एसिड से बना होगा। तो क्या लिखेंगे अपन, एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। सेम इसी तरीके से ये किसका एनहाइड्रस होगा, ये एनहाइड्रस होगा किसका, ये इस तरह से अपन बनाने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, ये एसिड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इस तरह से और ये इस तरह से। तो कौन सा एसिड है, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा 1,4 ब्यूटेनोइक एसिड से बना होगा। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 1,4 ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, क्या हो जाएगा, ये इसी का उत्पन्न होगा, इसके जल के अणु निकले होंगे तो क्या बना होगा, इस तरह से निकला होगा। तो क्या ऐसा बना होगा, तो क्या लिखेंगे 1,4 डाई ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। देखो एग्जाम में काफी बार पूछ जाता है, दिखता बहुत लेंथी है लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो इसका नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका नामकरण लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, उस एसिड पर जाएंगे कि कौन से एसिड से बना होगा ये, तो कौन से एसिड से बना होगा, फिर उसी के बाद में लगाकर क्या कहेंगे ओइक एनहाइड्रेट, बस इतना सा वर्ड लगाना होता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा एनहाइड्रेट। एस्टर, एस्टर को इस तरह से लिखते हैं अपन COOR। फिर उसके बाद में इसका सफिक्स क्या होता है, एल्किल OH, एल्किल डैश 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 OH, यहाँ पर इसका नाम लिखा जाता है। अब देखो किस तरह से इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले नामकरण के दौरान जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्किल समूह होता है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं OH लगा देते हैं। जैसे जैसे मान लेते हैं कि अपने पास में क्या है, ये वाला ग्रुप है, इस वाले ग्रुप में क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के पास में क्या है, ये वाला एथिल समूह है। तो क्या लिखेंगे इसका नाम एथिल, पहले कौन से को लिखेंगे, इस एल्किल ग्रुप को लिखेंगे जहां ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। एथिल क्या है, एथेनोएट। कितने कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा एथेनोएट। इसकी बात करें अपन तो ये ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन। कार्बन की बात करें 1 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मैथिल, और 2 चीज क्या है, 2 है तो मैथिल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा एथिल मेथेनोएट, सॉरी मैथिल एथेनोएट। तो क्या लिखेंगे मैथिल एथेनोएट। इसी प्रकार से ये वाला लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है कार्बन, ऑक्सीजन के साथ में जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है उसको क्या लिखेंगे अपन मैथिल, और इसमें एक कार्बन तो क्या लिखेंगे मैथिल मेथेनोएट। क्या लिखेंगे मैथिल मेथेनोएट। इस तरह से ये एस्टर का नामकरण होता है। नेक्स्ट है अपना एसिड हैलाइड, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद में अगर देखें तो अगर इसके कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन के अंदर सेलेक्ट किया जा रहा है तो इसका प्रीफिक्स कुछ होगा नहीं, और सफिक्स क्या होगा ऑयल हैलाइड। अगर इसको बाहर रखा जाता है तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा हेलो कार्बोनिल, और अगर इससे अंदर रखा जाता है बाहर रखा जाता है तो उसका सफिक्स क्या होगा उस कंडीशन में कार्बोनिल हैलाइड। एग्जाम्पल के लिए देखें आप, ये क्या है लॉन्गेस्ट चेन इसका सेलेक्ट किया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद में इसको क्या लिखेंगे 2 हैं तो क्या लिखेंगे एथेनॉइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे एथेनॉइल क्लोराइड। फिर उसके बाद बात करते हैं इधर सेकंड इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा ये लॉन्गेस्ट चेन अपनी ये हो जाएगी। अब इसमें प्रतिस्थापी हो रहा है तो नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से कि इधर से, क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह ये है तो इधर से अपन नंबरिंग करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 2 कंडीशन पर ब्रोमो है और 3 कंडीशन पर क्लोरो है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्रोमो पहले आएगा अल्फाबेट से और क्लोरो बाद में आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, ये हो जाएगा प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइल ब्रोमाइड। नाम फिर से दोबारा देख लें, नाम क्या होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन नोएल ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा ऑयल हैलाइड। अगला क्रियात्मक समूह है एमाइड।
एमाइड का पूरा लग्न कुछ होता नहीं है और सफिक्स जो होता है उसका क्या होता है, एमाइड होता है। अब देखो बात करते हैं अपन इसके नामकरण की। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका मेथेनेमाइड नाम क्या होगा, मेथेनेमाइड। इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले नाम अपन एस्टर की तरह का नाम लिखते हैं, तो जहाँ वहाँ ऑक्सीजन से जुड़े हुए एथिल समूह को नाम दे रहे थे, यहाँ पर किसको नाम देंगे अपन, नाइट्रोजन से जुड़े हुए को। तो क्या नाम देंगे इसको, एन मेथिल, एन मेथिल, और ये कितने का है, एथेन, तो क्या हो जाएगा, एथेनेमाइड। तो क्या नाम हो जाएगा, एन मेथिल एथेनेमाइड। इसी तरह से इसका नाम क्या होगा, एन से दो एथिल जुड़े हुए तो क्या लिखेंगे, एन एन डाई मेथिल एथेनेमाइड। तो क्या हो जाएगा, एन एन डाई मेथिल एथेनेमाइड। इस तरह से एमाइड का नामकरण होगा। नेक्स्ट अपना है साइनाइड। साइनाइड जो होता है, अगर इसको लॉन्गेस्ट चेन में अगर सेलेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में इसका प्रीफिक्स कोई यूज होगा नहीं। अगर उसका लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट करेंगे तो इसका सफिक्स क्या होगा, नाइट्राइल। फिर उसके बाद में क्या होगा, साइनाइड। इस कंडीशन में अगर इसको लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट नहीं कर रहे इसके कार्बन को, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स साइन हो जाएगा और सफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बन नाइट्राइल। देखो इसके एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे अपन, देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 and 2 कार्बन की चेन। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, 2 को मतलब क्या लिखेंगे, एथिल, तो क्या लिखेंगे, एथिल नाइट्राइल, एथिल नाइट्राइल। बात करते हैं इसके आगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये दोनों की दोनों लॉन्गेस्ट चेन है, इसकी लॉन्गेस्ट चेन होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, एथिल डाई नाइट्राइल। नाइट्राइल कितने हैं, 2, तो क्या हो जाएगा, एथिल डाई नाइट्राइल। ये कंडीशन हो जाएगी। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन लॉन्गेस्ट चेन, अपने को ये भी मिल रही है और ये भी मिल रही है, तो अपन इस लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, मुख्य क्रियात्मक समूह भी ऐड हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन नाइट्राइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, सेकंड पर क्या लगा हुआ है, मेथिल, तो 2 मेथिल ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन की श्रृंखला इसीलिए इसके क्या लिखा अपन, ब्यूटेन, और इसका सफिक्स क्या लिखते हैं, नाइट्राइल। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन नाइट्राइल। अपना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में अगर ये कार्बन जो है इसको अगर लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में प्रीफिक्स क्या होगा, ऑक्सो, और सफिक्स क्या हो जाएगा उसका, एन। अगर इस कार्बन को जो है वो मुख्य क्रियात्मक श्रृंखला है, अगर उसके अंदर चेन उसमें यूज नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स फॉर्मेलिन, और इसका क्या हो जाएगा, सफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बेंडिहाइड। एग्जांपल के लिए क्या लिखेंगे अपन, देखें अपन इसको चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं, कितने कार्बन की है, 1 कार्बन की। चेन को सिलेक्ट कर लिया गया है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, इसको सफिक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनेल। क्या हो जाएगा, मेथेनेल हो जाएगा। अब इस कंडीशन में देखो आप, सेकंड वाले में लॉन्गेस्ट चेन ये वाली भी है, लेकिन अपन कौन सी लॉन्गेस्ट चेन का यूज करेंगे, जिसके अंदर मुख्य क्रियात्मक समूह को भी ऐड किया जा रहा हो। तो मुख्य क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, ये वाला इसका मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया। अब देखो समझने की कोशिश करना, इसको मुख्य क्रियात्मक समूह को 1 नंबर दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिस्थापी भी अधिकतम आ रहे हैं और मुख्य क्रियात्मक समूह को अपन ऐड कर रहे हैं। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन, देखें इसके ब्रोमो बी आ रहा है, इसके क्लोरो में सी आ रहा है, इसके एथिल में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। प्रतिस्थापी कितने हो गए, 3 प्रतिस्थापी हो गए। 3 प्रतिस्थापी में पहले का नाम अब नाम लिखेंगे कैसे, जो पहले आएगा अल्फाबेट के रूप से उसको पहले लिखते रहेंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 ब्रोमो, फिर उसके बाद में सी उसके बाद में आता है तो क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो, और फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, 2 एथिल, और कितने कार्बन का है, ब्यूटेन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनेल। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन, मुख्य क्रियात्मक समूह की लंबी श्रृंखला ये हो गई, फिर उसके बाद में 3 प्रतिस्थापी ये हो गए, ये हो गए और ये हो गए, 3 प्रतिस्थापी हो गए। अब अल्फाबेट के हिसाब से इसका नाम लिखते चलेंगे। 4th कंडीशन पर क्या है, ब्रोमो बी, 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 2 एथिल ब्यूटेन। इस तरह से ये एल्डिहाइड कंप्लीट। नेक्स्ट है अपना कीटोन। कीटोन जो होता है वो हमेशा श्रृंखला के अंदर इंक्लूड रहता है, ध्यान रखें इस चीज का, ये अंडरस्टूड है। इसको कभी भी कीटोन को श्रृंखला से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, कार्बन, तभी जाकर क्या होगा ये कीटोन। अब देखो बात करते हैं इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, ऑक्सो, और सफिक्स क्या हो जाएगा, ऑन।
इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉन। इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन में इसकी स्थिति चेंज हो नहीं सकती, तो 2-3 लगाने की बजाय डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन। तो क्या लिखेंगे इसको, ब्यूटेन डाइऑल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। दोनों एक ही बात है, ये लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें इसकी स्थिति चेंज नहीं हो सकती, तो 2-3 भी वही बात है और नहीं लिखो तो भी वही बात है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कीटोन। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको कौन सा वीडियो अच्छा लगा, और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हैं आप।